क्या एआई की मदद से इंटरव्यू प्रिपरेशन किया जा सकता है? आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं और ये देखेंगे कि क्या चैट जीपीटी की हेल्प से हम अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करने वाला हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो भी ये वीडियो देखेगी उनके पास में फ्री वर्जन ही जो है वो रहने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्री वर्जन ही यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कंडीशन से। और हमारी कंडीशन क्या है कि मैं एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हूँ और रिसेंटली मतलब मैं एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे जो है एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है एक कंपनी की तरफ से। तो अब हमें अपनी जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है चैट जीपीटी को यूज करके। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या पॉसिबल है चैट जीपीटी की मदद से या फिर नहीं, या आपको किसी और अदर सोर्सेज की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा या फिर नहीं। तो मैं सिंपल हिंदी में यहाँ पे टाइप करता हूँ कि मैं एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे पास कोई भी प्रैक्टिकल एंड। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा इनपुट इसको दिया है। इसको मैंने बताया कि भाई मैं एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हूँ और मेरे पास में ना कोई प्रैक्टिकल स्किल्स है ना कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स है। रिसेंटली मुझे एक कंपनी की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आई है, तो मतलब मुझे इंटरव्यू देने जाना है कंपनी के अंदर और मेरी हेल्प करो इंटरव्यू प्रिपरेशन में। और मेरे पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने पहले कभी कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है। इसके अलावा मैंने इसको ये भी बोला कि भाई मुझे साथ ही साथ वे स्किल्स भी बताओ जिन स्किल्स को मैं सीख सकूं और ताकि फ्यूचर में मेरी जो है एक अच्छी खासी करियर ग्रोथ जो है वो हो सके। अब इसको यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है और उस आउटपुट को हम कैसे अपनी लिए जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला कि आप बिल्कुल सही टाइम पर सही सवाल पूछ रहे हो, बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेना। नीचे चलते हैं, इसने यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप हमें जो है यहाँ पे गाइड किया है। सबसे पहले इसने बोला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी इंटरव्यू फ्रेशर के लिए क्या एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है कि फ्रेशर से ज्यादा प्रैक्टिकल का प्रेशर नहीं होता है, वो ये देखते हैं। देखो कभी भी अगर कोई कंपनी ने किसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली है ना, तो इतनी तो उनको भी समझ होती है कि भाई वो एक फ्रेशर है और उसको इतनी डीप प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास में नहीं होने वाली है। तो इस चीज से तो आपको पहले ही थोड़ा बेफिक्र होकर चलना पड़ेगा कि भाई उतना डीप कंपनी आपसे कभी नहीं पूछेगी अगर उसने फ्रेशर की वैकेंसी निकाली है। अगर उसने मेंशन कर दिया कि 1 ईयर 2 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब वो थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ को या फिर जिस तरह की उसके कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा डीप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, साथ ही साइट पे काम सीखने के लिए रेडी रहो, क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पे ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ में अपना इंटरव्यू देने जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे इसने ये भी क्लियर मेंशन किया हुआ है गिल्ट कि मुझे कुछ नहीं आता। कुछ लोग जो है इंटरव्यू देने जाते तो हैं लेकिन वो इसी घबराहट के अंदर वो इंटरव्यू को अच्छे से नहीं दे पाते कि उनके अंदर ना ये रहता है कि यार मुझे तो साला कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो जब पहले ही आप नेगेटिव हो जाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप ये 100% मान के चलो कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे आपके रिजेक्शन के चांसेस वैसे ही मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे बोला है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये गिल्ट जो है आपको अपने अंदर नहीं रखना है। सही अप्रोच क्या है कि सर मैं फ्रेशर हूं लेकिन मैं फास्ट लर्नर हूं और साइट पे काम सीखने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो इसने एक आपको एक पॉजिटिव लाइन बोली है जो कि आप इंटरव्यू के अंदर बोल सकते हो। अब यहाँ पे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस इसने यहाँ पे बताया कि भाई कौन कौन से कॉमन इंटरव्यू पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। देखो ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए दे जाते हो, तो ये क्वेश्चंस आपसे ही मान के चलो कि 100% आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसने बोला है कि सर आपको आंसर कैसे देना है वो भी इसने बताया कि मेरा नाम जो भी आपका नाम है, मैं सिविल इंजीनियर फ्रेशर हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंटरेस्ट है, स्पेशली साइट वर्क में। अभी मेरे पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है लेकिन मैंने साइट पे काम सीखने के लिए रेडी हूँ और हार्ड वर्क करने के लिए भी जो है मैं यहाँ पे रेडी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आंसर दिया है कि भाई उसको आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको
छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर एक दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप एक तरीके से जो है एक्सेप्टेंस के मोड में हो कि हाँ मेरे को ये चीज नहीं आती है। ये लाइन बेसिकली ये क्लियर करती है कि आप ना एक्सेप्टेंस के मोड में हो, कि आपने एक्सेप्ट किया है कि हाँ आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप उस चीज से भाग भी नहीं रहे हो, आप रेडी हो नई चीजें सीखने के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो साइट एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, तो यहाँ पे इसने बोला कि मैं फ्रेशर हूँ, इसलिए मेरे पास में कोई भी डायरेक्ट जो है साइट एग्जीक्यूशन का कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं रेडी हूँ साइट पे जो वर्क होता है उसको सीखने के लिए रेडी हूँ, साइट पे मेजरमेंट्स ब्रिक वर्क जो भी होता है और उसको सीखने के लिए मैं जो हूँ रेडी हूँ। तो यहाँ पे भी देखो इसने एक पॉजिटिव आंसर आपको यहाँ पे दिया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या काम होता है, तो यहाँ पे जो है सिक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बेसिकली बात हो रही है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब जो एक फ्रेशर से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मेरे से जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के बारे में पूछा गया था, और एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जो रिंग होता है कॉलम का, उसका रिंग का साइज जो है वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे से बोला गया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है सर्वे से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछे थे, जो कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो हम कॉलेज में जाके सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो कॉन्क्रीट क्या होता है, देखो कॉन्क्रीट से निकल के आया मेरे से, एक्चुअल में उन्होंने लिखा M20, पेपर पे लिखा था इंटरव्यू के अंदर M20, और मेरे से पूछा था कि M का मतलब क्या है और यहाँ पे 20 का मतलब क्या है। तो ये देखो एक तरीके से आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो M जो है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है, M4 मिक्स होता है, 20 जो होती है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है जो 28 डेज के अंदर आती है। तो यहाँ पे देखो कॉन्क्रीट क्या होता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आरसीसी और कॉन्क्रीट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको साइट पर काम करना कंफर्टेबल है, हाँ ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को एक्चुअल में इंटरव्यू शुरू करने से पहले, मतलब मेरे को अंदर बुलाया, मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद में मेरे को बोला कि जाओ आप साइट पे जाओ और आप कम से कम 1 घंटा साइट पे रह के आओ। और उस टाइम पे मुझे पता है कि मई का मंथ था और बहुत हाई टेम्परेचर था, और गाजियाबाद लोकेशन थी इंटरव्यू की। तो वहाँ पे जो है मेरे को 1 घंटा मैं वहाँ रह के आया और उसके बाद फिर वापस इंटरव्यू के लिए आया, तो मैं पूरा का पूरा जो है पसीनों में एकदम लथपथ हो रखा था, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि इतनी धूप में मैं इतनी देर खड़ा रहा था। तो वो एक्चुअल में ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह की हार्ड वर्किंग कंडीशंस हैं, आप इस कंडीशंस में काम करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं रेडी हो। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो एक पूछा इसने कि इंटरव्यू के टाइम इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दे रहा है। सिंपल लैंग्वेज यूज करो। सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये होता है दिखावा करने की कोशिश ज्यादा मत करो। कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा जो है दिखावा करते हैं या बहुत ज्यादा इंग्लिश में और इस तरह की चीजों में, जिस तरह से सामने वाला आपसे जो चीज एक्सेप्ट कर रहा है उसी तरीके से उसके सिंपल तरीके से बात करो। जो नहीं आता उसे सच बोलो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात इसने बोली है। कभी भी आप इंटरव्यू में चीजों को घुमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर सामने वालों को ये समझ में आ गया कि ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है और मुझे बेवकूफ समझ रहा है, तो आपका रिजेक्शन होना वहां से 100% तैयार हो सकता है कि आपको बेइज्जत करके भी वहां से भगाया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो चीज नहीं आ रही है सिंपल बोलो कि सर नहीं, मेरे को नहीं आइडिया इस चीज का। ओवर कॉन्फिडेंस जो मैंने अभी बोला आपको कि ओवर स्मार्टनेस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। इसके अलावा यहाँ पे नोटबुक ले जाओ, आप नोट भी कर सकते हो। हेलमेट शूज के बारे में पूछा, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं हेलमेट शूज के बारे में, इसका मेरे को आइडिया नहीं क्या पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट ग्रोथ के लिए अब यहाँ पे आपको ये स्किल्स जो है वो बता रहा है कि भाई प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो। सो यहाँ पे देखो बार बेंडिंग शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं फ्रेशर था, लेकिन मेरे से वहां पे एक्चुअल में रिंग का साइज कैलकुलेट करने के लिए बोला था, और वो एक्चुअल में ये नहीं चेक करना चाह रहे थे कि मेरे को BBS कैलकुलेट करना आता है या नहीं है। एक्चुअल में वो ना मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो चेक करना चाह रहे थे। उनका कटिंग लेंथ कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मेरे को कॉलम भी बताया, कॉलम पे कवर भी बताया, और वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं एक्चुअल में जो है कॉलम का पेरीमीटर वगैरह कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर नहीं। देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको अलग तरीके से उन्होंने पूछने की कोशिश करी थी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो किस तरीके से है। इसके अलावा यहाँ पे शटरिंग के बेसिक्स, फॉर्मवर्क होती है डिफरेंट टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क के बारे में आप पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल है, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ChatGPT आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, क्या उसका पर्पज होता है, कितने डेज में रिमूव की जाती है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लोगे सफिशिएंट है। इसके अलावा कंक्रीट, देखो कंक्रीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए। नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स क्या होता है, कौन कौन से उसमें जो है यूज होते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, उनका रेशियो क्या होता है,
थोड़ा उनके टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको होनी चाहिए। कंक्रीट के क्या क्या टेस्ट होते हैं, ऑन साइट टेस्ट क्या होते हैं, बाद में टेस्ट हमारे कौन से होते हैं, कंक्रीटिंग के बाद कौन से होते हैं, प्री कंक्रीटिंग टेस्ट के बारे में, पोस्ट कंक्रीटिंग टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ड्राइंग रीडिंग एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्वांटिटी एस्टिमेशन आप सीख सकते हो, फास्ट ग्रोथ की बात यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ऑटोकैड और एक्सेल ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको अपने काफ़ी अच्छे से इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग्स आपके पास कैड में ही मोस्टली 2D ड्राइंग्स जो वर्किंग ड्राइंग होती है वो ऑटोकैड के अंदर बनती है। जो भी आप पेपर वर्क से रिलेटेड वर्क करते हो उसमें आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही करना है। बीबीएस बना रहे हो, एस्टिमेट बना रहे हो, किसी का बिल बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो सब कुछ आपको एक्सेल के अंदर ही करना है। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर आए या ना आए, लेकिन दो सॉफ्टवेयर, आप कैड सॉफ्टवेयर और एक्सेल सॉफ्टवेयर को बड़े मतलब आपको यूज करना ही आना चाहिए। इसके अलावा बेसिक एस्टिमेशन, ये बिलिंग वाला पार्ट है, बीओक्यू, आरए बिल्स, तो ये थोड़ा आगे की बात यहाँ पे होगी। ये आपको बेसिकली स्किल्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट फेज बता रहा है, ये सारी स्किल्स इसने बताई कि आप 0 से 6 मंथ के अंदर सीख सकते हो। उसके बाद 6 से 18 महीने, मतलब उसके बाद में आप जो है आगे एडवांस चीज़ें जैसे प्राइमरीरा, एमएस प्रोजेक्ट, तो ये थोड़ा आगे की चीज़ हो गई। इसके बारे में इतना हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने आपको डेली जो है आवरली प्लान भी यहाँ पे दिया है कि डे 1 से 2 के अंदर आप कंक्रीट के बारे में और आरसीसी के बारे में, फुटिंग, कॉलम, बीम बेसिक्स पढ़ सकते हो। यूट्यूब से साइट वीडियोस देख के आप थोड़ा सा साइट की फील जो है ले सकते हो कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो कैसे इंप्लीमेंट जो है वो होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट इसने बार बेंडिंग शेड्यूल वीडियोस, ऑटोकैड बेसिक्स, और उसके अलावा मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस, और यहाँ पे इस चीज़ों के बारे में बात करी है। थोड़ा इसने यहाँ पे मोटिवेशनल बात भी करी है, तो इस तरीके से इसने यहाँ पे चीज़ें बोली हैं। अब जैसे यहाँ पे ना नीचे सजेशन दे रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कि मैं आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज बना सकता हूँ, ऑटोकैड का लर्निंग रोड मैप बना सकता हूँ, साइट की चेकलिस्ट आपके लिए बना सकता हूँ, रिज्यूम बना सकता हूँ। तो हम यहाँ पे जैसे इससे पूछते हैं कि भाई ये वाला पार्ट करो, तो सिंपल इसको कॉपी करो और ठीक है यहाँ पे पेस्ट कर दो ऐसे, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एक्चुअल में हम क्या जो है वो जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसने दो अलग अलग रेस्पॉन्स जो है वो दिए, आपको जो सही लगता है वो यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे जैसे इसने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किया, तो ये भी फ्रेशर से काफ़ी बार पूछा जाता है। साइट एक्सपीरियंस क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट पे सिविल इंजीनियर का रोल क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, कंक्रीट क्यूरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यूरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो पूछा जाएगा। मेरे से पूछा था कि कंक्रीट क्यूरिंग क्यों क्यों की जाती है, तो मैंने सीधा आंसर दिया था कि स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, स्ट्रेंथ के लिए नहीं, आप इसका थोड़ा सा जो डीप मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताओ। तो एक्चुअल में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से मॉइस्चर लॉस होता है, उसके लिए हम उसकी क्यूरिंग करते हैं, ना कि स्ट्रेंथ के लिए। तो स्ट्रेंथ तो बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट की तरह काम करता है कि भाई हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन से जो भी मॉइस्चर लॉस हुआ उसके लिए क्यूरिंग किया, देन वो प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तब वहां पे कंक्रीट ने स्ट्रेंथ जो है वो गेन किया। इसके अलावा फुटिंग क्या होती है, कॉलम और बीम का फंक्शन क्या होता है, तो ये सारे वे क्वेश्चंस हैं जो एक फ्रेशर से पूछे जा सकते हैं। शटरिंग क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पे अगर लेबर गलत काम करे तो आप क्या करोगे। जैसे एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि LNT के अंदर वो इंटरव्यू देने गया था, तो उससे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर मैं आपको गाली दूं तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपको ये बड़ा अजीब क्वेश्चन लग सकता है कि यार ऐसे सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं अगर तुम्हें गाली दूं तो तुम क्या करोगे। तो उसका सिंपल उसने आंसर दिया था कि पास ऑन करूंगा, मतलब आप मुझे गाली दोगे, मैं अपने से नीचे वाले को दूंगा, नीचे वाला उससे नीचे वाले को दूंगा, तो पास ऑन जो है वो करूंगा। ठीक है, ऐसी प्रेशर हैंडलिंग होता है कि भाई ऊपर मैनेजमेंट ने अपने से नीचे वाले को प्रेशर दिया, उसने नीचे वाले को दिया, उसने नीचे वाले को दिया, तो ये प्रोसेस जो है वो होता है। साइट पे सेफ्टी कैसे मेंटेन होगा, ऑटोकैड आता है क्या, ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सॉफ्टवेयर में देखो, ये एक दो क्वेश्चन जो है एक्सेल या ऑटोकैड के बारे में पूछ लिया जाता है। सैलरी क्या जो है, यहाँ पे देखो प्रेशर में काम कर पाओगे, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है। हम आपको क्यों हायर करें, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहो, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे है। तो ये ना बेसिकली HR लेवल के क्वेश्चन हैं जो जनरली HR जो है क्वेश्चन पूछता है, और इसमें कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल भी हैं, मोस्टली जो है वो HR से रिलेटेड ही है। अब इसके अलावा आप ना मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें जो है कर सकते हो। यहाँ पे इसने देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इसने लाइव मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन से जो है आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। लाइव के अंदर क्या करता है ना कि ये एक तरीके से बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो क्विज मोड के अंदर भी जो है ये जो है वो चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप
अपना आंसर जो है टाइप करो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है इसने कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सो आप यहाँ पे अपना आंसर टाइप करो, ये उसको वो कर लेगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अगर आपको और डिटेल में टेक्निकल स्किल्स जो है सीखनी है तो आप किस तरीके से इसको इनपुट जो है वो दे सकते हो। तो मैं वो एक इनपुट टाइप करता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्किंग होती है। यहाँ पे देखो मैंने इसको एक इनपुट दिया, मैंने यहाँ पे बोला कि एक्ट एज एन एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर। जब आप ये लाइन लिखते हो ना कि एक्ट एज एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, एक्ट एज एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस काउंसलर, तो जब आप इसको ये इनपुट देते हो तो ये एक्चुअल में उसी की तरह एक्ट जो है वो करता है। तो अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से कोई डीप वर्क करवाना अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह का इनपुट जो है आप जरूर उसके अंदर दो, क्योंकि आप देखोगे कि आपको फिर जो वो आंसर देगा ना फिर वो उसी तरीके से सोच के आंसर देगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर की तरह एक्ट करो। तो अब हमने जो इससे क्वेश्चन पूछा है उसको एक ये एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर की तरह हमें आंसर देने की कोशिश करेगा। हमने यहाँ पे इससे बोला कि एक्ट एज एन एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, एक्सप्लेन आरसीसी फंडामेंटल फॉर सिविल इंजीनियर इंटरव्यू इन सिंपल इंग्लिश विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो कितनी सिंपल तरीके से हमने इससे पूछा है। तो हमें यहाँ पे देखो ये काफी सारे क्वेश्चन जो है इसने यहाँ पे दिए हैं। जैसे वे व्हाट इज आरसीसी, कि आरसीसी क्या होती है। आरसीसी मीन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। यहाँ पे इसने देखो एक आंसर भी दिया आपको कि कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, जो कि पता है हमें कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग होती है और स्टील जो है वो टेंशन के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारी ना कंक्रीट का एक ड्रॉबैक ये है कि वो ना टेंशन के अंदर वीक होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं ताकि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्रेशन में भी वर्क करे और वो टेंशन वर्क के अंदर भी वर्क करे। इसलिए यहाँ पे देखोगे कि व्हेन वी कंबाइन बोथ वी गेट ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल साइट एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि इन ए बीम द बॉटम पार्ट जो है, जो मेरा बीम होता है उसका जो बॉटम पार्ट होता है वो टेंशन में होता है और जो उसका ऊपर का पार्ट होता है साइड वाला वो कंप्रेशन के अंदर आता है। सो इसलिए इसने यहाँ पे बोला है कि वी प्लेस द स्टील बार एट द बॉटम ऑफ द बीम, क्योंकि नीचे कंप्रेशन जोन आ रहा है इसलिए बीम में अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको बीम में बॉटम साइड में आपको हैवी रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे देखो कि वाई स्टील इज यूज इन कॉन्क्रीट, ऊपर से जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। मेन आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखो फुटिंग है और सबसे मेन आरसीसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसने फुटिंग दिया है जो कि लोड को ट्रांसफर करता है सॉइल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे फुटिंग के बाद यहाँ पे इसने नेक्स्ट कॉलम बताया, उसके बाद बीम और यहाँ पे स्लैब। तो जनरली सबसे पहले लोड किसके ऊपर आता है, स्लैब के ऊपर। स्लैब अपना लोड किसके ऊपर ट्रांसफर करती है, स्लैब अपना लोड बीम पे ट्रांसफर करती है। बीम किसको ट्रांसफर करता है, कॉलम को। कॉलम अपना लोड किसको ट्रांसफर करता है, फुटिंग को। और फुटिंग अपना लोड किसको ट्रांसफर करती है, अगेन जो सबसे लास्ट मेंबर होता है वो होता है सॉइल, ठीक है। इस तरीके से कंक्रीट मिक्स के बारे में यहाँ पे बताया इसने कि जनरली पीसीसी में 1:4:8 होता है, आरसीसी 1:1.5 का रेशियो यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो मैंने पूछा ना कि मीनिंग ऑफ M20, जो कि मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो M इक्वल टू मिक्स है और यहाँ पे 20 जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा रेनफोर्समेंट के बेसिक्स यहाँ पे है कि कौन कौन से ग्रेड जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा डाया ऑफ बार, देखो डाया के कुछ ना स्टैंडर्ड डाया होते हैं जो जनरली यूज होते हैं। तो 8 mm है, 10 mm है, 12, 16, 20 इस तरीके से होते हैं। इसके अलावा 25 है, 28 है, 32 है। तो इस तरीके से अलग अलग डाया होते हैं जो इसने यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा कवर के बारे में बात की गई है, कवर से रिलेटेड भी जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्लैब बीम का अलग होता है, कॉलम में फुटिंग में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा फॉर्मवर्क से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अलाइनमेंट लेवल और इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कंक्रीट प्लेसिंग एंड द कॉम्पेक्शन, यहाँ पे देखो 1.5 मीटर से ऊपर कभी भी कंक्रीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाता है। अब आपको मान लो ये सेग्रीगेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप अगेन चैट जीपीटी पे जाओ और इसको बोलो कि भाई मुझे सेग्रीगेशन को थोड़ा डिटेल में बताओ। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ।
ठीक है, हमें एक्चुअल में सेग्रीगेशन का मान के चलते कि हमें नहीं समझ में आ रहा था कि सेग्रीगेशन क्या होता है, तो हमने से पूछा कि सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट को थोड़ा डिटेल में होता। अब देखो सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट के ऊपर इतनी सारी चीजें आपको एक बिल्कुल डिटेल में देगा। व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट? यहाँ पे देखो सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम सीमेंट मोर्टार। क्या होता है कि मान लो जब कंक्रीट के अंदर या तो ज्यादा क्वांटिटी में पानी हो जाए, या फिर जब हम कंक्रीट को बहुत ज्यादा हाइट से नीचे गिराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके कोर्स एग्रीगेट होते हैं, उसके फाइन जो फाइन मटेरियल उसके अंदर होता है उससे अलग हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि सीमेंट अलग हो जाएगा, और जो सीमेंट और जो सैंड है उसका जो है मिक्सर वो अलग हो जाएगा, और एग्रीगेट जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन को सेग्रीगेट बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल वर्ड में भी बोला है कि गिट्टी नीचे चली जाएगी और सीमेंट पेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखो इसने एक प्रोफेशनल आंसर भी आपको दिया, और उसके अलावा सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन भी किया। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको ये टेक्निकल के साथ साथ आपको सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इसने बताया कि क्या सेग्रीगेशन हार्मफुल है, तो उसके जो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है सेग्रीगेशन से, उसके बारे में बता रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेन कॉज ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के क्या क्या कॉज हैं। एक्सेस वाटर मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऊपर से ज़्यादा जब हाइट से निकालते हैं डालते हैं नीचे तो भी सेग्रीगेशन होता है। स्टैंडर्ड हाइट 1.5 मीटर है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिक्स प्रोपोर्शन की वजह से भी कई बार होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो ओवर वाइब्रेशन भी एक रीजन होता है। आप देखना जब कंक्रीट के अंदर वाइब्रेटर का यूज करते हैं, अगर हम उसको एक्सिस क्वांटिटी में वाइब्रेट कर रहे हैं तो एग्रीगेट नीचे चली जाएगी, और सीमेंट और जो सैंड है उसका जो वो है मिक्स वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग चीज इसने यहाँ पे जो है वो बताई है। तो ऐसे आप देखोगे तो आपने देखो एक सेग्रीगेशन वर्ड यहाँ पे बोला, उसको हमने डिटेल में इससे पूछा, तो इसने आप देखो कितना सारा डिटेल में इसके अंदर जो है इसने आंसर दिया। आप जैसे कुछ और चीज़ें करते हैं, जैसे हम एक अपना रिज्यूम इससे क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि किस तरह का रिज्यूम हमारा ये जो है वो क्रिएट करके देता है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल इसको इनपुट दे रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि क्रिएट ए प्रोफेशनल रिज्यूम फॉर ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर विद नो साइट एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ में ये जनरेट करवाना है तो आप इसको बोल सकते हो कि इन पीडीएफ, अगर आपको ये वर्ड में करवाना है तो आप इसको लिख सकते हो कि वर्ड में जनरेट करके दे। तो हमने इसको नहीं बोला कि वर्ड में करना है पीडीएफ में करना है, तो ये सिंपल हमें यहीं पे रिज्यूम का फॉर्मेट जो है वो बना के देगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और यहाँ पे लोकेशन के बारे में। इसके अलावा करियर ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज मतलब जो भी आपने कॉलेज में चीज़ें सीखी हैं, कि बेसिक नॉलेज ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीसीसी आरसीसी फुटिंग कोलम्बिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कंक्रीट ग्रेड एंड मिक्स रेशियो, अवेयरनेस से रिलेटेड है यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, नॉलेज ऑफ साइट सेफ्टी एंड प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर यहाँ पे देखो ऑटोकैड, ठीक है, बेसिक मैंने मेंशन किया क्योंकि हमने बताया था कि हमारे पास में कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं है। लर्निंग स्टेज इसने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा एमएस एक्सेल भी बेसिक लिखा है, कैलकुलेशंस और डेटा एंट्री होती है। इसके अलावा यहाँ पे एमएस वर्ड इसने मेंशन किया है। अकेडमिक प्रोजेक्ट, देखो जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो बनाने होते हैं। इसके अलावा हम जो है ट्रेनिंग भी करते हैं कहीं ना कहीं पे जाके, तो जो भी आपने किया उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोला कि जो आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दो। इसके अलावा की स्किल्स के अंदर यहाँ पे देखो क्विक लर्नर्स, हार्ड वर्किंग, विलिंग टू वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, टीम एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके अलावा जो भी आपने इंटर्नशिप की हो या आपने जो ट्रेनिंग करते हैं ना कॉलेज टाइम पे 6 वीक की या 45 डेज की, कहीं पे कुछ पर्टिकुलर मंथ्स की भी होती है, उसकी यहाँ पे करनी है। कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, पर्सनल डिटेल मेंशन करती है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन देके इस तरीके से आप यहाँ पे अपना रिज्यूम जो है वो बना सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी रिज्यूम का। या आपने ऑलरेडी अपना रिज्यूम बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करो और यहाँ पे उसको अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद इसको बोलो कि मैंने ये अपना एक रिज्यूम बनाया हुआ है, तो इस रिज्यूम में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और इस रिज्यूम के अंदर मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए और क्या चीज़ हटानी चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, उसका मुझे डिटेल में इसका एक एनालिसिस करके दो। तो आपके रिज्यूम का एक डिटेल एनालिसिस ये करके आपको देगा और आपको बताएगा कि आपके रिज्यूम के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है,
क्या आपको ऐड करना चाहिए, क्या उसके अंदर जो है आपको हटाना चाहिए। तो इस तरीके से इतने डिटेल में भी ये जो है आपकी ऑब्जर्वेशन जो है एनालिसिस जो है वो कर सकता है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। मैंने यहाँ पे इससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें सिविल इंजीनियर से पूछे जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान। तो ये यहाँ पे बताओ। तो इसमें देखो यहाँ पे इसने एल&टी का दिया है कि जो है एल&टी और टाटा जो है जैसी जो कंपनी होती है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। सो यहाँ पे देखो फोकस होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे कि सामने वाले के कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है, बेसिक और स्टैंडर्ड्स जो है उसके क्लियर है या नहीं है, सेफ्टी एंड एटीट्यूड, क्योंकि ये कंपनी ना साइट सेफ्टी को लेके काफी कंसर्न होती है। इसके अलावा लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे देखो आरसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साइट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि स्टेप इन स्लैब कास्टिंग, शटरिंग चेक क्या होता है, बार बेंडिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज यू चेक बिफोर पोरिंग कंक्रीट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सेफ्टी, क्योंकि मैंने बोला कि इन जैसी कंपनीज के अंदर साइट सेफ्टी काफी कंसर्न होती है, तो यहाँ पे साइट सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चन जो कि जनरली एचआर की टीम पूछती है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एल&टी, आर यू कंफर्टेबल विद साइट लोकेशंस इन द शिफ्ट। क्योंकि एल&टी के अंदर क्या होता है कि आप कभी भी एक फिक्स लोकेशन पे रह के काम नहीं करते हो। कभी आप दिल्ली में हो तो फिर आपको चेन्नई में भेज दिया जाएगा, कभी आपको कलकत्ता भेज दिया जाएगा। तो आप पूरी लाइफ अपनी कभी ना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे रिलोकेट होते रहोगे। हाउ विल यू हैंडल प्रेशर, हाउ फास्ट कैन यू लर्न, वाई डू यू सी योर सेल्फ इन, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो। इसके अलावा जो मिड साइज कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो जनरली फोकस करती हैं एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि उनका बेसिकली पर्पज ही ये होता है कि वो एक स्टाफ से मल्टीपल काम कराने का काम करते हैं, जो कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर मिड साइज कंपनीज होती हैं। तो वो आपसे उसी तरह के एक्सपेक्टेशंस रखती है कि भाई ये जो है साइट पे काम कर लेगा नहीं करेगा, मल्टीपल साइट मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देर तक काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे देखोगे तो एग्जीक्यूशन नॉलेज आपसे यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि काम आता है या नहीं है, यही क्वेश्चन पूछेगा। किसी भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर आप जाओगे सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, काम आता है नहीं आता है। तो इस तरीके से होता है। साइट्स, सर्वाइवल्स, लेबर हैंडलिंग वगैरह, क्योंकि ये सारे काम लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ही यहाँ पे करता है। इसके अलावा यहाँ पे इसने देखो एक टेबल भी बनाई कि एल&टी टाटा के अंदर फाउंडेशन आपका मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होने चाहिए प्लस सेफ्टी की नॉलेज होनी चाहिए। मिड साइज कंपनी आपको बेसिक और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगी, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ काम की बात करेगा कि भाई काम आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से आप देखो, आप जो है चैट जीपीटी की हेल्प से आप बड़े आसानी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर मेरे पास मतलब लास्ट मंथ जो है मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है, उसका गल्फ कंट्रीज के लिए क्वालिटी कंट्रोल का इंटरव्यू था, और उसके पास में क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था और उतनी कोई नॉलेज भी नहीं थी। उसने मेरे से बोला कि सर मेरा 3 दिन बाद इंटरव्यू है, तो मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं ताकि इंटरव्यू में, उसने एक्चुअल में मेरे पास कॉल किया था कि सर आप मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दो, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल बच्चे को उस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाऊं। मैंने उसको एक सजेशन दिया, सजेशन मेरा ये था कि तुम कुछ मत करो, चैट जीपीटी को ओपन करो और वहां पे जाके इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कर लो। अब उसकी किस्मत आप बोल सकते हो या फिर कॉन्फिडेंट बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। एक्चुअल में जो कंपनी उसका जो कैंडिडेट उसका इंटरव्यू ले रहा था, वो भी एक्चुअल में क्वेश्चंस की जो लिस्ट बना के आया था वो चैट जीपीटी से ही पूछ के बना के आया था। सामने वाले ने चैट जीपीटी से प्रिपरेशन करी इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू लेने वाला था वो क्वेश्चंस की लिस्ट चैट जीपीटी से उठा के लेके आया था। अब जो क्वेश्चंस वो पूछता उसके आंसर उसको पहले से ही पता थे, क्योंकि वही क्वेश्चंस उसने चैट जीपीटी ने उसको सजेस्ट किया और वही क्वेश्चन जो है उसको सामने वाले को भी सजेस्ट किए। और उसका इतना शानदार इंटरव्यू गया कि वो बता रहा था कि सर जितनी सैलरी मैं एक्सेप्ट कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा सैलरी भी मेरे को मिल रही है और भी अदर मेरे बेनिफिट्स हैं, और वो जो है उसकी ज्वाइनिंग जो है उस वर्टिकल कंपनी के अंदर हो गई। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे जो है एआई का कितना यूज हो रहा है। तो इस एआई को यूज करके आप अपने करियर को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, और वो भी चीज़ आप कर सकते हो जो चीज़ आपको ठीक से नहीं भी आती है, बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए। इसी को यूज करना कैसे करना है वो हमारे पास एक एआई टूल का कोर्स है, एआई फॉर सिविल इंजीनियर्स, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1000 का कोर्स है, एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर आप कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।